गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की बात हो चुकी थी कि जब महाभियोग की बात हम लोग कर रहे थे तो किस कंडीशन में महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है उसका जो प्रोसेस है उसकी विशेषता क्या है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे बड़ी चीज, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। लेकिन आपने देखा होगा पिछली क्लास में जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों की हमेशा जिस सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। आखिर 1/4 सदस्यों की सहमति की बात क्यों की गई? ताकि जब महाभियोग लाया जाए तो उस पर गंभीरता से विचार हो, वो खेल न बन जाए, गंभीरता से उस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात दोनों सदनों को समान महत्व दिया गया है। तीसरी चीज देखो क्या है कि 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, यह कहा गया था। उद्देश्य क्या था? ताकि महाभियोग की प्रक्रिया का राजनीतिकरण न हो। इसका उद्देश्य यह था। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम लोग बात कर चुके थे कि एक सदन से पास होकर जब महाभियोग दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है और राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। अर्थात राष्ट्रपति अपनी सफाई देगा। ये क्यों लाया गया? ताकि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन न हो। उद्देश्य यह था। यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे, पर एक प्रश्न, हमेशा ध्यान दो इस बात को। 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए ताकि महाभियोग की प्रक्रिया पर गंभीरता दिखाई जा सके। दोनों सदनों की सहभागिता की बात की गई थी, समान महत्व की बात। हमेशा 2/3 बहुमत से पास करने की बात की गई है ताकि महाभियोग की प्रक्रिया का राजनीतिकरण न हो। उद्देश्य यह था। अब एक प्रश्न, जब महाभियोग की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। 2 चीजें आई। हमेशा 2 चीज है। ऐसे विषय जहां संविधान हमेशा ध्यान दो, ऐसे विषय जहां संविधान मौन है। और दूसरी चीज देखा जाए, महाभियोग की कमियां क्या है।
हमेशा ध्यान देने इस बात को, ऐसे विषय जहां संविधान मौन है, और दूसरी चीज महाभियोग की क्या है। ध्यान देना इस बात को, दो इश्यू उठा महाभियोग के संबंध में, ऐसे विषय जहां संविधान मौन है। तो पहली चीज क्या है, संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या नहीं, और दूसरी चीज, यदि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई और राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो महाभियोग चलेगा या नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, महाभियोग की जो कमी है, दो चीजें, विधानसभा को भाग लेने का अधिकार नहीं, और नंबर दो, दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य को भाग लेने की अनुमति देने से निष्पक्षता प्रभावित। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। हम महाभियोग की बात कर रहे थे। महाभियोग के संबंध में कुछ ऐसे विषय हैं जहां संविधान मौन है। जैसे नंबर 1, संविधान के उल्लंघन का अर्थ क्या है, यह संविधान में नहीं बताया गया। चूंकि संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या संविधान में की ही नहीं गई है कि किस तरह की गतिविधियों के कारण संविधान का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति का कौन सा ऐसा आचरण है जिसे संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या नहीं है हमारे संविधान में। इसीलिए मंत्रिपरिषद मनमाने तरीके से इसकी व्याख्या करता है। संविधान क्या कहता है, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हमेशा संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में केवल इतनी बातें की गई हैं, लेकिन संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। दूसरी तरफ यदि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई और राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, तो महाभियोग चलेगा या नहीं, इस पर संविधान मौन है। अब ध्यान देना इस बात को पूरी तरह। अमेरिका में क्या नियम है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई तो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बावजूद महाभियोग की प्रक्रिया चलती रहेगी।
तब तक जब तक दोनों सदनों से पास न हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाया गया? उद्देश्य, पहली चीज, महाभियोग की प्रक्रिया के राजनीतिकरण को रोकने के लिए, पहली बात। और नंबर 2 की बात करें, सबसे बड़ी चीज कि यदि महाभियोग की प्रक्रिया पास हो गई, महाभियोग पास हो गया, तो यह पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति की इन गतिविधियों से संविधान का उल्लंघन होता है। ये गतिविधियां संविधान के उल्लंघन मानी जाएगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी राष्ट्रपति उस तरह का कदम न उठाए। अब सोचो आप, भारत में भी ऐसा होना चाहिए, किंतु महाभियोग की कमियां भी हैं। नंबर 1, विधानसभा को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब पदमुक्ति की बात की गई तो विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। परिणामतः क्या हो गया? यह अलोकतांत्रिक हो गया। जिसे चुनने का अधिकार है, उसकी अनुमति के बिना किसी को पद से हटा देना तर्कसंगत नहीं है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों ने भी भाग लिया है, तो महाभियोग में भी उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया। दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, चुनाव में भाग लेने का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष बना रहे। तो यदि मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दे दिया अपने महाभियोग में, तो स्वाभाविक है यहां भी महाभियोग की प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होगी। क्यों होगी? कारण क्या है? क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए जाने वाले महाभियोग के विरुद्ध वोटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन मनोनीत सदस्यों के मनोनयन में राष्ट्रपति की भूमिका है। इसलिए कुछ संविधानविदों ने यह कहा कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष बनाए रखना चाहते हो, तो महाभियोग की प्रक्रिया को भी निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश करो। आप अब ध्यान देने इस बात को, हमेशा ध्यान देने इस बात को। तो 2 बातें हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जहां संविधान मौन है, और कुछ महाभियोग की कमियां भी हैं। इसलिए यह कहा गया था कि संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। हमेशा ध्यान देने इस बात को। यदि आप संविधान के उल्लंघन की वस्तुनिष्ठ व्याख्या चाहते हैं, तो बताओ किस तरह की गतिविधियां संविधान का उल्लंघन मानी जाएंगी, यह बताना होगा। लेकिन संविधान में इसकी व्याख्या की ही नहीं गई है। अब हमेशा ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश CAG, जब इन्हें पद से हटाने की बात की जाती है, तो लिखा रहता है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे महाभियोग लाया जाएगा। लेकिन यहां वहां लिखा गया साबित कदाचार, यहां क्या है? संविधान का उल्लंघन। किंतु संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट व्याख्या की ही नहीं गई। इसलिए यह कहा जाता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, या भारतीय संविधान में महाभियोग की बात तो की गई है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया विसंगतियों से भरा हुआ है। विसंगतिपूर्ण क्यों है? विसंगतिपूर्ण इसलिए है कि न तो इसकी व्याख्या की गई, न तो इसे सॉल्व किया गया। विसंगतिपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें ये कमियां हैं।
इसे यह कहा गया था कि महाभियोग की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक भी है। अलोकतांत्रिक इसलिए है कि विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, किंतु महाभियोग में भाग लेने की अनुमति दी ही नहीं गई। और दूसरी तरफ मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दे करके एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इसलिए कुछ लोग भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया की आलोचना करते हैं। यह है महाभियोग। इसे लिखो, आप पैरा चेंज करो, लिखो। राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए जाने वाले महाभियोग एवं उसकी प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1 विशेषता है, नंबर 1 महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसका उद्देश्य सदन के सदस्यों का महाभियोग के मुद्दे पर गंभीरता सिद्ध करना है। नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया है।
नंबर 3, संसद के दोनों सदनों की सहभागिता को स्वीकार किया गया है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। पैरा चेंज करो आप। वस्तुतः महाभियोग के संबंध में संविधान कुछ विषयों पर मौन है। जैसे नंबर 1 संविधान के उल्लंघन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद ही संविधान के उल्लंघन को मंत्रिपरिषद ही संविधान के उल्लंघन को निर्धारित करता है। नंबर 2, यदि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राष्ट्रपति ने प्रस्ताव को
पास होने से पहले त्यागपत्र दे दिया तो महाभियोग पर बहस जारी रहेगी या रुक जाएगी? इस पर संविधान मौन है। पैरा चेंज करो। अमेरिकी संविधान में नियम है कि यदि राष्ट्रपति ने महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान त्यागपत्र दे दिया तो भी महाभियोग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक वो पास न हो जाए। ताकि इस बात को सिद्ध किया जा सके कि उन पर लगे आरोप सही हैं। पैरा चेंज करो। पैरा चेंज करो। भारत में भी अमेरिका के महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। अर्थात महाभियोग पर बहस के दौरान राष्ट्रपति की त्यागपत्र
देने के बावजूद प्रस्ताव को दोनों सदनों से पास होना चाहिए ताकि नंबर 1 राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोप सिद्ध हो सके तथा संविधान के उल्लंघन का राजनीतिकरण न हो। नंबर 2, यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि राष्ट्रपति के विशेष निर्णय या गतिविधि से संविधान का उल्लंघन होता है। परिणाम स्वरूप बाद में आने वाले राष्ट्रपति उस तरह की गतिविधि से बचने का प्रयास करेंगे, उस तरह की गतिविधि से बचने का प्रयास करेंगे। पैरा चेंज करो आप। महाभियोग की प्रक्रिया में कुछ कमियां भी हैं, जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानसभा को
भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। जिसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। तो पदमुक्ति में भी उनकी अनुमति लेनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। ताकि राष्ट्रपति का निर्वाचन निष्पक्ष बना रहे। किंतु महाभियोग में भाग लेने की अनुमति देकर एक दृष्टि से महाभियोग की प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश है। अब एक से ध्यान देना, यह विवाद है महाभियोग के संबंध में। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा कि राष्ट्रपति की शक्तियां, हमेशा ध्यान दो इस बात को। भारतीय संविधान में 2 चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है?
अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान पीएम होगा। ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। यहां प्रश्न यूपीएससी ट्विस्ट करेगा। हमेशा ध्यान इस बात को। 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान पीएम होगा। यह 74 कहता है। हमेशा पहली चीज, आर्टिकल 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 की बात करें कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हर निर्णय को पीएम राष्ट्रपति को सूचित करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को पीएम सूचित करेगा। यह अनुच्छेद 78 कहता है। देखो 53 क्या कहता है, 74 क्या कहता है और 78 क्या कहता है। देखो बड़ा मजा आएगा। ये सारे आर्टिकल को याद रखना है तो मजा। प्रश्न ये है, संविधान सभा में बहस छिड़ गई और संविधान के निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद 2 से 3 वर्षों में विवाद शुरू हो गया। अब सोचो विवाद क्या था? हमेशा जानते इस बात को। विवाद क्या था? विवाद था राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है, यह राष्ट्रपति शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। हमेशा ध्यान दो, जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो 2 विवाद पैदा हुआ। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमेशा 78 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है उन निर्णयों से पीएम राष्ट्रपति को सूचित करेगा। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा पीएम देगा।
और तीसरी बात, किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से विचार किया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा पर पूरा मंत्रिपरिषद उस पर विचार करेगा। ये तीन बातें 78 का ए, 78 का बी और 78 का सी। लेकिन डिबेट का विषय यह था कि 53 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हमेशा ध्यान दो, निहित होगी। और 74 कहता है, 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखो अब यह संविधान कहता है, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब इस दो इश्यू था, पूरी बात। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए होगी जिसका प्रधान पीएम होगा। यह 74 कहता है। 73 क्या कहता है, सॉरी 53 क्या कहता है? आर्टिकल कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब डिबेट का विषय यह था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? यदि वो बाध्य है तो रबड़ का मोहर है, यदि वो बाध्य नहीं है तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी पे डिबेट है, ध्यान देने इस बात को। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है तो रबड़ का मोहर है। इसका मतलब ये, रबड़ का मोहर का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा तो राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है। पर यदि वास्तविक शक्तियों का प्रयोगकर्ता का मतलब क्या चीज है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रत्येक परामर्श को बाध्य नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। नंबर 2, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रत्येक परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो बाध्य है तो रबड़ का मोहर है, यदि वो बाध्य नहीं है तो राष्ट्रपति शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। इसी को लेकर संविधान में डिबेट है। अब ध्यान देना इस बात को, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आज ये बात करें जैसे, हमेशा ध्यान देना इस बात को,
पूरी बात ध्यान देना। एक वर्ग ने कहा कि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है। हमेशा इनका तर्क क्या है? तर्क ये था, भारत में संसदीय व्यवस्था है और यहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। इनके तर्क देखो आप, रबड़ का मोहर है, तर्क क्या दिया गया। दूसरे ये कहा गया, भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तीसरी चीज ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जीवायाद में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान देने इस बात को, कुछ संविधानविदों ने क्या कहा? संविधानविदों ने कहा कि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है, अर्थात मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तर्क क्या था कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, अर्थात शक्तियां तो उसमें होती हैं किंतु शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। दूसरा तर्क, भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और ब्रिटेन में राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा जैसा व्यवहार करना चाहिए। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने राम जीवायावाद में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य नहीं करता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और अंबेडकर ने भी मंत्रिपरिषद को अत्यधिक महत्व दिया। इसलिए जब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच विवाद पैदा हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। हमेशा ध्यान इस बात को, जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात राष्ट्रपति रबड़ का मोहर बना रहे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदैव रबड़ का मोहर नहीं बनना चाहते थे। हमेशा ध्यान दो, यह डिबेट का विषय था, लेकिन कुछ लोगों ने, संविधानविदों ने कहा नहीं, राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर नहीं है, अर्थात शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। क्योंकि तर्क क्या दिया गया, हमेशा
भारत के राष्ट्राध्यक्ष एवं ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष में अंतर है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, कुछ संविधानविदों ने यह कहा कि राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर नहीं है, अर्थात शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। क्योंकि तर्क क्या दिया गया। आप सोचो, यहां तर्क यह था कि भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और ब्रिटेन का सम्राट राजा है। राजा वो नाम मात्र का प्रमुख है, वो रबड़ का मोहर है। लेकिन तर्क यहां दिया गया, बेशक भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है दोनों में? कि ब्रिटेन का जो राजा है वो वंशानुगत होता है। ब्रिटेन का जो राजा है वो वंशानुगत होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। तो दोनों में अंतर है। सोचो आप, एक निर्वाचित होता है, एक वंशानुगत होता है। तो फिर ब्रिटेन का राजा बेशक रबड़ का मोहर हो सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर नहीं हो सकता। पहला तर्क। दूसरा तर्क दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। इसका मतलब है राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। और विवेकाधीन शक्तियों में क्या है? ध्यान दो, जब किसी भी दल को बहुमत न मिले तो किसी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन हम शक्ति की बात करें। हम दूसरी चीज बात करें कि मान लिया जाए मंत्रिपरिषद सदन में पराजित हो जाता है, पराजित। तो पराजित मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को सदन को भंग करने का सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगा। तो एक चीज सोचो, यदि राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर होता तो इस विवेकाधीन शक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये विवेकाधीन शक्तियां दी क्यों गई हैं? ये विवेकाधीन शक्तियां इस बात को इंगित करती हैं कि राष्ट्रपति रबड़ का विशुद्ध मोहर नहीं है, वो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है और जब वो चाहेगा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और तीसरी चीज हम बात करें, तीसरी बात, अनुच्छेद 111 क्या कहता है? विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि कोई मंत्रिपरिषद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
111 में यह प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर होता तो यह प्रावधान निरर्थक हो जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्रिपरिषद स्वयं द्वारा दिए गए सलाह को वापस करने का सलाह क्यों देगा? कोई भी मंत्रिपरिषद जब किसी विधेयक को ले जाता है तो राष्ट्रपति से क्यों कहेगा कि इसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दो? इसलिए संविधानविदों ने कहा कि यदि राष्ट्रपति विशुद्ध रबड़ का मोहर होता तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति और उनसे 111 निरर्थक हो जाता। और जो लोग ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का एग्जाम्पल देते हैं वो ये नहीं जानते कि ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है जबकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो दोनों में अंतर है। बेशक संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन अंतर कर दिया गया है। इसलिए कुछ संविधानविदों ने कहा कि राष्ट्रपति को विशुद्ध रबड़ का मोहर नहीं कहा जा सकता। यह विवाद चल रहा था। अब एक चीज सोचो जरा, यह प्रूफ हो गया लेकिन फिर एक प्रश्न उठा। हमेशा ध्यान दो इस बात को कि जब भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं कुछ राष्ट्रपतियों ने विशुद्ध रबड़ का मोहर बनना पसंद किया और कुछ राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करना शुरू किया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर राधा कृष्णन हो, ये विशुद्ध रबड़ का मोहर बनना पसंद नहीं किया क्योंकि इनका कहना यह था कि 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किंतु परामर्श की बाध्यता नहीं है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। यह विवाद शुरू हो गया लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के जमाने में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। 42वां संविधान संशोधन, और उसमें यह जोड़ दिया गया, 74 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि बेशक राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी किंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। वह केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, यह बाध्य कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से पलट दिया गया और कहा गया नहीं, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन ने क्या कर दिया? राष्ट्रपति को विशुद्ध रबड़ का मोहर बना दिया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया जिसमें यह प्रावधान था, ध्यान दो, 42वें में क्या था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, पर 44वें में क्या था? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यह सेंटेंस विवेकाधीन शक्ति और 111 दोनों को सार्थक बना दिया। आप सोचो, यह विवाद चल रहा था लेकिन जब 78 की व्याख्या की बात की गई, 78, तो 78 राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति देता है और 78 में 3 बातें हैं। 78 का ए, बी और सी। 78 का ए कहता है कि राष्ट्रपति, हमेशा ध्यान दो, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगा पीएम उन सारी सूचनाओं से राष्ट्रपति को सूचित करेगा। नंबर बी, 78 का बी, हमेशा ध्यान दो, राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा पीएम देगा। 78 का सी क्या कहता है? यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा पर पूरा मंत्रिपरिषद उस पर विचार विमर्श करेगा। 78 विवाद था ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच। सोचो, राजीव गांधी ने कुछ समझौते किए, कुछ डिसीजन लिए। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा मुझे सूचित करो कि आपने क्या निर्णय लिया है। आप ध्यान देने इस बात को, राजीव गांधी ने मना कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि 78 का यह उल्लंघन है, अतः राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि राजीव गांधी की सरकार को बर्खास्त कर दे। और
ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को बर्खास्त करने के लिए तैयार भी हो चुके थे, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह का यह कहना था कि राजीव गांधी ने पीएम रहते 78 का उल्लंघन किया है। लेकिन राजीव गांधी ने यह कहा कि 78 की व्याख्या भी 74 के आलोक में होनी चाहिए, और 74 ही कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। इसे राजीव गांधी ने यह कहा कि पीएम जितनी सूचना देना चाहता है उतनी ही सूचना देगा। सूचना देने का यदि उसे लगता है कि सूचना नहीं देनी चाहिए तो पीएम राष्ट्रपति को सूचना नहीं देगा। तो 78 की व्याख्या 74 के आलोक में होनी चाहिए, और ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे कि 78 और 74 दोनों अलग अलग है। अब सोचो, यह विवाद बढ़ता चला गया। प्रश्न ये उठा कि वास्तव में रबड़ का मोहर है या नहीं है। यह डिपेंड करता है दो बातों पर। पहली चीज, हमेशा राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है, और दूसरी चीज राष्ट्रपति की दलीय स्थिति। पूरी बात, यदि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व बड़ा है और उसकी दलीय स्थिति मजबूत है तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए सदैव बाध्य नहीं होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करें, हम लोग हमेशा ध्यान दें इस बात को, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, के.आर. नारायण की बात करें, इनका व्यक्तित्व बहुत महान था। इसे इन लोगों ने क्या किया, विशुद्ध रबड़ का मोहर बनना पसंद नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधा कृष्णन दोनों का व्यक्तित्व तो महान था ही, दोनों की दलीय स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन इनके बाद जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा की बात करें, वेंकट रमन की बात करें, हम लोग प्रतिभा पाटिल की बात करें, इन लोगों ने विशुद्ध रबड़ का मोहर बनना पसंद किया, क्योंकि इनके निर्वाचन में इनका व्यक्तित्व कमजोर था, इनकी दलीय स्थिति भी कमजोर थी, और इनके निर्वाचन में पीएम की बड़ी भूमिका थी। इसे ये राष्ट्रपति ने वैसा ही किया जैसा पीएम चाहता था। इसे यह कहा जाता है कि वस्तुतः राष्ट्रपति में शक्तियों का प्रयोग करेगा, रबड़ का मोहर बनेगा या नहीं बनेगा, यह डिपेंड करता है कि व्यक्तित्व कैसा है और दलीय स्थिति कैसी है। यह डिबेट है रबड़ का मोहर बनना और चीज वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता होना। लिखो इसको आप, राष्ट्रपति की शक्तियां, हेडिंग डालो आप, लिखो अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तथा अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
पैरा चेंज करो आप। प्रश्न यह उठता है कि प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। अर्थात राष्ट्रपति रबड़ का विशुद्ध मोहर है या शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता। इस संबंध में संविधान विशेषज्ञों के दो मत हैं। एक वर्ग का मानना है कि राष्ट्रपति रबड़ का विशुद्ध मोहर है, क्योंकि नंबर 1, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। अतः वह मंत्रिपरिषद की परामर्श के मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। अंबेडकर ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया। नंबर 2, भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जहां का सम्राट नाम मात्र का प्रमुख है।
अतः भारत के राष्ट्रपति को भी नाम मात्र के प्रमुख की भूमिका निभानी चाहिए। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने राम जीवायावाद में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। पैरा चेंज करो। लेकिन कुछ संविधान विशेषज्ञों ने यह कहा कि राष्ट्रपति रबड़ का विशुद्ध मोहर नहीं है। क्योंकि नंबर 1 भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किंतु ब्रिटेन में राजा होता है और उसका पद वंशानुगत है। जबकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है
नंबर 2, अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के बजाय उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर होता तो अनुच्छेद 111 की महत्ता नहीं रह जाती। क्योंकि कोई भी मंत्री परिषद सदन से पास किए गए स्वयं के विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की सलाह राष्ट्रपति को क्यों देगा? नंबर 3, राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। जैसे सदन में पराजित मंत्री परिषद, सदन में पराजित मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सदन को भंग करने का परामर्श देता है। तो
राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर होता तो वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता। जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। पैरा चेंज करो। इस प्रकार राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को लेकर विवाद होते रहते हैं। जिसका समाधान करने के लिए बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। और यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया
कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पैरा चेंज करो। इस प्रकार देखा जाए तो जहां बयालीसवें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को रबड़ का मोहर बना दिया, वही 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को मजबूत कर दिया। पैरा चेंज करो आप। अनुच्छेद 78 में कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। जिसमें यह कहा गया है कि नंबर 1, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को पीएम सूचित करेगा। नंबर 2, राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा प्रधानमंत्री उसे देगा। नंबर 3, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है तो
राष्ट्रपति की अपेक्षा पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की अपेक्षा पर मंत्रिपरिषद उस पर विचार करेगा। पैरा चेंज करो आप। 78 को लेकर राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच विवाद हो गया। किंतु राजीव गांधी ब्रैकेट में प्रधानमंत्री के अनुसार सेवेंटी की व्याख्या सेवेंटी फोर के आलोक में होनी चाहिए। अर्थात कौन सी सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, यह निर्धारित करने का अधिकार पीएम के पास है। न कि राष्ट्रपति के पास। यहां पीएम राजीव गांधी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है। पैरा चेंज करो। यदि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो यह कहना उचित है कि राष्ट्रपति रबड़ का मोहर है या नहीं, यह दो बातों से निर्धारित होता है।
नंबर 1, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व, और नंबर 2, राष्ट्रपति की दलीय स्थिति। पैरा चेंज करो। यदि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, उसकी दलीय स्थिति कमजोर है, तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीएम की भूमिका है, तो राष्ट्रपति रबड़ का मोहर बनना पसंद करेगा। जैसे जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल ने रबड़ का मोहर बनना पसंद किया। क्योंकि इनकी दलीय स्थिति कमजोर थी, और व्यक्तित्व भी कमजोर था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राधाकृष्णन तथा एपीजे अबुल कलाम ने रबड़ का विशुद्ध मोहर बनना पसंद नहीं किया। रबड़ का विशुद्ध मोहर बनना पसंद नहीं किया, क्योंकि इनका व्यक्तित्व महान था। अब एक से ध्यान देने इस बात को, ये जो राष्ट्रपति है एवं
हम पीएम के बीच संबंध की बात करें, राष्ट्रपति एवं पीएम के बीच यदि संबंध की बात की जाए तो ध्यान देना इस बात को, दोनों के संबंध को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। पूरी बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमेशा ध्यान दो, 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 कहता है। पूरी बात ध्यान देना। आर्टिकल 75 क्या है? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये 75 कहता है। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 74 और 75 में ये बातें की गई हैं। ये संवैधानिक स्थिति देखो जरा। अब एक बात याद रखना है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। राष्ट्रपति और पीएम के बीच कैसा संबंध है? मधुर संबंध है या फिर कटुतापूर्ण संबंध है? 53 कहता है कि सभी कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब यह है कि ये जो राष्ट्रपति है हमेशा संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख है। ये